Students, today we will discuss about the peculiarities of industrial growth, यानी जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसमें किस तरीके की उसकी विशेषताएं थी, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जब जो यूरोपियन कंपनीज थी, जब उन्होंने इंडिया में वो आई तो कुछ जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी वो यहाँ के ट्रेड पर, यहाँ के जितना भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था उस पर अपना बिल्कुल उसको अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, उसके ऊपर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष तरह के जो प्रोडक्ट थे उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो औपनिवेशिक जो हमारी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ से उनसे सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर वहाँ पर चाय और कॉफ़ी के उन्होंने प्लांटेशन करनी शुरू कर दी। ठीक है, और उन्होंने माइनिंग, इंडिगो और जूट, इन पर भी इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी भारत में जो बिक्री होती थी, बिक्री के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से वो एक्सपोर्ट के लिए उनकी ज़रूरत होती थी। यानी जो उन्होंने जिनको यहाँ पर जिन प्रोडक्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया वो सारे प्रोडक्ट्स क्या थे, वो भारत में सेल करने के लिए नहीं थे। ठीक है, यानी यहाँ के लिए नहीं थे, वो सिर्फ किसके लिए थे, एक्सपोर्ट के लिए थे, यहाँ से बाहर भेजने के लिए थे। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में जब जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने बहुत सारी कंपनीज लगाने लगे, तो उन्होंने भारत के जो बाज़ार था, भारत के बाज़ार में जो मैनचेस्टर से बनी हुई जो चीज़ें थी उनके साथ वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने भारत आने वाले जितने भी ब्रिटिश माल था वहाँ उस मालों में धागा जो था बहुत अच्छा नहीं था। यानी भारत में जो ब्रिटिश माल आता था वहाँ से धागा अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने शुरुआत में क्या किया, जो सूती मिल में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे से उन्होंने टेक्सटाइल बनाना शुरू कर दिया। यानी जो शुरुआत में उन्होंने कॉटन के जो क्लोथ्स बनाने शुरू किए उसमें मोटा धागा यूज़ करने लगा। जब धागे का उसको इंपोर्ट किया जाने लगा, तो जब धागे का इंपोर्ट किया जाता था तो वह हमेशा बहुत अच्छा होता था। ठीक है, लेकिन क्या था, जो भारत में जितनी भी हमारी स्पिनिंग जो मिल थी, उन मिलों में बनने वाला धागा भारत में हैंडलूम से जो वर्क होता था उनमें यूज़ किया जाता था, या उसे चीन में उसको इंपोर्ट कर दिया जाता था, सॉरी एक्सपोर्ट कर दिया जाता था चीन को। ठीक है, देख समझ रहे हैं ना बेटा आप, कि जब जो हमारा धागा होता था उस धागे को हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो जब हम धागे का इंपोर्ट करते थे तो वो हमेशा अच्छा होता था। जब भारत में मिलें आई तो उन्होंने जो स्पिनिंग मिलें थी, मिलों में जो धागा बनता था उस धागे का भारत में हैंडलूम जो हमारे वीवर थे, ठीक है, जो हमारे हैंडलूम वीवर थे उन्होंने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया, और या फिर उसे चीन में हम उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है, बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, अगर हम दशक में देखें तो जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कई तरह के बदलाव आए, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए, और जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट को में तेज़ी आने लगी, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने विदेशी कपड़े को उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको विदेशी जो चीज़ें थी उनको यूज़ करना बंद कर दिया। जितना भी इंडस्ट्रियल जो ग्रुप थे उन्होंने अपने समूह के हित के लिए अपने आप को संगठित किया, और उन्होंने जो उनका आयात शुल्क था, ठीक है, उसको बढ़ा गए। आयात शुल्क यानी उनका जो टैरिफ प्रोटेक्शन जो था उसको बढ़ाने लगे, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी अन्य उन्होंने रिलैक्सेशन देने के लिए भी सरकार पर दबाव डाला। 1906 में के बाद चीन भेजे जाने वाला जो इंडियन यान था, उस भारत के धागे का निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीन बाज़ार में भी, जो चीनी बाज़ार थे वहाँ पर भी चीन और जापान की मिलों का ही, जितने भी चीन और जापान के मिलों में प्रोडक्ट बनाए गए थे वही मिलते थे। लेकिन क्या था, भारत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो धागे की बजाय अब कपड़ा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी पहले वो धागा बनाते थे, अब उन्होंने सीधा कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, और 1900 से लेकर 1912 तक में भारत में सूती कपड़े का जो प्रोडक्शन था वो अब कैसा हो गया था, डबल हो गया था। ये
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो कम था। जो हमारा युद्ध था, युद्ध में बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। यानी अब तक जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो धीमी थी, लेकिन युद्ध के बाद वो बिल्कुल चेंज होने लगी थी। ब्रिटिश कारखाने जो थे, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी वो करती थी, वो सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना भी युद्ध से रिलेटेड जो सामान होता था उसको उसका प्रोडक्शन करने में वो बिजी रहते थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का जो मैनचेस्टर से जो माल मंगाया जाता था वो कम हो गया था। अब भारत के बाज़ारों को बहुत रातों रात ही एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर जब वहाँ से मैनचेस्टर से कोई भी सामान नहीं आता था तो यहाँ पर जो भी सामान बना था वो यहीं की मार्केट में बेचा जाने लगा। युद्ध तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन उसके जो इंडियन फैक्ट्रीज थी वहाँ पर भी फौज के लिए जूट की बोरी, फौजियों के लिए उनके यूनिफॉर्म, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाने लगे। नई नई फैक्ट्रीज लगाए जाने लगी और जो पुरानी थी ओल्ड वंस रन मल्टीपल शिफ्ट, और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी उनको शिफ्टों में चलाए जाने लगा। मैनी न्यू वर्कर वन एम्प्लॉयड एंड एवरीवन हैज़ मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स। बहुत सारे मजदूर जो हैं उनको काम मिलने लगा, उनको जॉब मिलने लगी, और जो पुराने वर्कर्स थे उनका, यानी जो सभी और वर्कर्स थे, सभी वर्कर्स का अब क्या करने लगा, टाइम पीरियड उनको बढ़ा दिया गया। पहले से ज़्यादा समय तक अब वर्कर्स को काम करना पड़ता था। ओवर द ईयर वार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम। लेकिन अगर हम देखें कि जो युद्ध के दौरान था उसमें इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोडक्शन था उसमें बहुत तेज़ी से उसकी वृद्धि हुई। वार के बाद मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर द ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। मैनचेस्टर जो थी वो अपनी पुरानी पोजीशन को भारत की मार्केट में बना नहीं पाई और अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, जर्मन एंड जापान। और वो जो मॉडर्नाइज थी, अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाई और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले में वो कमज़ोर हो गई। ठीक है, जिसके कारण ब्रिटेन की जितनी भी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वीक हो गई थी। हमारा जो कॉटन है, कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम रह गया था। कॉटन का जो ब्रिटेन में कॉटन का प्रोडक्शन कम हो गया था। ब्रिटेन में से होने वाले जो हमारा जो कॉटन के क्लोथ्स थे उनके एक्सपोर्ट में भी बहुत गिरावट आई, यानी जो कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट था वो भी कम हो गया था। और जितने भी औपनिवेशिक थे, यानी जो कॉलोनीज थी, उनमें विदेशी उत्पाद, अब जितने भी विदेशी प्रोडक्ट्स थे वो घट गए थे। अब वहाँ पर क्या होने लगा था, जितने भी लोकल जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने लोकल मार्केट पर, डोमेस्टिक मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी होने लगी थी। ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हुई तो जितने भी मैनचेस्टर थे, जब वो अपनी पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाए दोबारा से, और जापान, जर्मनी और यूएस के साथ compete भी नहीं कर पाए, तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और वहाँ पर जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया था। अब इससे कॉलोनीज़ ने अपना फ़ायदा उठाया और उन्होंने वहाँ की जो डोमेस्टिक जो लोकल मार्केट थी उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको वो बहुत ज़्यादा कैसे उनकी वो फैलने लगी। युद्ध के बाद जो था जो हम फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में लगातार इंक्रीज़ होने लगी, लेकिन जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में कि बहुत जो इकोनॉमी में बहुत बड़े उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। यानी ज़्यादातर कैसे उनकी इंडस्ट्रीज थी छोटी छोटी थी। उनमें से ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911 में 67% थी, और वो कहाँ थी, बंगाल और मुंबई में थी। ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यूड इन प्रीडोमिनेटेड। और बाकी जो पूरे देश में छोटे छोटे स्तर पर प्रोडक्शन होता था। जो कंपनीज थी, जो जितनी भी कंपनी थी, ठीक है, रजिस्टर्ड जो कंपनी थी, वहाँ पे कुल उनका जो इंडस्ट्रियल लेबर जो पावर थी वो बहुत ही छोटे से हिस्से में काम करती थी, और उनकी ये संख्या कितनी थी,
5% थी 1911 में, और 1931 में वो बढ़कर 10% हो गई थी। जितने भी बाकी मजदूर थे वो गली मोहल्ले में छोटी छोटी वर्कशॉप या डोमेस्टिक यूनिट्स में काम करते थे, ठीक है, अपने घर पर ही काम करते रहते थे। अगर हम कुछ फैक्टर्स में देखें तो जो हमारी 20वीं सेंचुरी है उसके दौरान हाथ से होने वाले जितना भी प्रोडक्शन था उसमें वो इंक्रीज होने लगा। यह बात हैंडलूम्स थे उस क्षेत्रों के बारे में भी कही जाती है, जिसकी हमने पहले भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। While cheap machine made thread whip out the spinning industry in the 19th century, जबकि क्या था, जो हमारे सस्ते मशीन से धागे बने होते थे वो 19th सेंचुरी में उनका कताई जो स्पिनिंग इंडस्ट्री थी उनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं के बावजूद भी जो वीवर थे वो अपने व्यवसाय किसी तरह भी चलाते रहे, मतलब इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी वो अपना व्यवसाय चला रहे थे। 20वीं सेंचुरी में जितने भी हैंडलूम पर बने कपड़े था उनके प्रोडक्शन में लगातार फैलने लगा, सुधार होने लगा। 1900 से लेकर 1940 के बीच उनका जो प्रोडक्शन था वो लगभग 3 गुना हो गया था, ठीक है, ट्रिपलिंग हो गई थी, 3 गुना। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंजेस। ये सबसे ज़्यादा इसके पीछे क्या कारण था? टेक्निकल जो चेंजेस थे। अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लगातार बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, यानी अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो और हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वाले लोगों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन 20वीं सेंचुरी के आते आते हम देखते हैं कि हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाइट शटल वाले जो लूम्स थे उनका यूज़ करते थे। वो इससे जितने भी वर्कर्स थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी पर वर्कर्स की वो बढ़ गई। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, और उनकी जो प्रोडक्शन की स्पीड थी वो भी बहुत तेज़ हो गई और अब लेबर की डिमांड कम हो गई थी। 1941 तक तो हम देखते हैं कि 35% हैंडलूम्स जो थे वो इंडिया में थे, ठीक है, और जो भारत में 3500 हैंडलूम्स थे वहाँ पर क्या थे? फ्लाइटल भी लगे हुए थे। जैसे कि कौन कौन से ऐसे एरिया थे? त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में जो हैंडलूम्स थे उनकी कितने प्रतिशत थे? वो 70 से लेकर 80% तक थे। देयर वाज सर्वल अदर स्मॉल इनोवेशंस एंड हेल्प वीवर्स इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सुधार भी किए गए जिससे कि जो हमारे वीवर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होने लगी और मीलों से वो compete करने में उनको हेल्प मिले। सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजीशन, लेकिन क्या था, मीलों के साथ जब वो compete कर रहे थे तो मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ जो वीवर्स थे वो औरों से ज़्यादा स्थिति में अच्छे थे। जो वीवर्स थे, वीवर में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे और जबकि कुछ क्या थे, वो बहुत ही कम बारीक जो है अच्छी किस्म का कपड़ा बनाते थे, बहुत बारीक। मोटे कपड़े को ज़्यादातर कौन खरीदता था? गरीब खरीदता था। लेकिन फिर भी उनकी डिमांड में क्या होता था? बहुत ज़्यादा उतार आते थे, ठीक है, फ्लक्चुएशन बना हुआ था। और क्या होता था? क्योंकि कभी क्या होता था, जैसे फसल खराब हो गई या अकाल हो गया तो उस समय जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण थे, उन गरीबों के पास खाने को तो कुछ भी नहीं होता था और ना उनके पास कैश इनकम होती थी, तो उनके कैश इनकम के जितने भी थे वो भी ख़त्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा खरीद नहीं पाते थे। लेकिन अच्छी जो किस्म का कपड़ा था उस कपड़े की डिमांड बहुत ही रिच खाते पीते ग्रुप जो थे वो रखते थे, उनमें ज़्यादा थी। लेकिन उसमें भी इस तरह के फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। अकाल से बनारसी या बालूचरी साड़ी है उसकी में कोई भी असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसे हम अभी देख चुके हैं कि जो मील थी वो मील विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकती थी, ठीक है। मील या थी जैसे जो बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न बने होते थे उनकी मील नकल नहीं करती थी। बुने हुए बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ थी, साड़ियों या मद्रास की जो फेमस लुग्गियों की जगह
लेना मील के लिए आसान नहीं था, ठीक है, हाथ से जो बनाई जाती थी। वीवर्स एंड अदर कास्ट पीपल हु कंटिन्यूड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी। वीवर्स और जो बहुत सारे आर्टिशियंस थे वो 20th सेंचुरी में अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे थे। उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत टफ हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था और लगभग पूरा परिवार, चाहे वो बूढ़े हैं, बच्चे हैं या लेडीज़ हैं, या वो प्रोडक्शन में किसी ना किसी रूप में काम में हेल्प करते थे, वो काम में हाथ बटाते थे उनका। लेकिन जब फैक्ट्री आई, ये फैक्ट्रीज़ का जो युग आया, उस युग में हमारे जो पास्ट ने अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और जितना भी उनका लेबर था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है मार्केट फॉर गुड्स की जो मार्केट थी, यानी जो वस्तुओं के लिए बाजार था। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड अटेम्प्ट टू टेक ओवर इंडियन मार्केट। हम ये अभी पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भारत के बाज़ार पर किस तरीके से अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, किस तरीके से जो इंडियन वीवर्स थे, जो इंडियन आर्टिशियंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो या जितने भी डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन, उन्होंने क्या किया कि बाकी जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने औपनिवेशिक जो कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध किया और उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की। क्रिएट देयर ओन स्पेस, लिए जगह बनाई और अपने माल को बाजार में फैलाने का उन्होंने प्रयास किया। नई नई चीज़ें जब आई तो लोग क्या है, उन्हें खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, परसुएटेड होने लगे, उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक होने लगे, ठीक है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें ये जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, यानी ये दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट लोगों को खरीदने ही हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली, यानी बेटा आप आज भी देखते हैं कि हमारा कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है, कोई भी गुड्स मार्केट में आता है, तो उसके लिए सबसे पहले लोगों में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाता है, पहले उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो लोग उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा परसुएटेड होते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। दे हैव फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट। अब वो उन्हें लगना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है उनकी ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए बना है। तो ऐसा कैसे किया, वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, यानी नए नए कंज्यूमर्स को जो क्रिएट करने का एक नया तरीका क्या था, वो एडवर्टाइजमेंट था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको ज़रूरी और उसको डिज़ायर नेसेसरी बनाता है, ठीक है। वे लोगों की सोच को बदल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो है उनकी ज़रूरतें नई ज़रूरत पैदा कर देते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही हमें ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सारे जो चारों तरफ हमें बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। चारों तरफ हमें एडवर्टाइजमेंट ही देखने को मिलेंगे, जितने भी अखबार हैं, जितने भी हमारे जर्नल्स हैं, ठीक है, सॉरी मैगजीन्स हैं, होर्डिंग्स हैं, स्ट्रीट वॉल्स या टेलीविज़न स्क्रीन पर हम बहुत सारे रोज़ नए नए एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएं तो वहाँ देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत है, उस शुरुआत से ही जो एडवर्टाइजमेंट थे, एडवर्टाइजमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के बाज़ारों को फैलाने में एक नई जो हमारी कंज्यूमर कल्चर था उसको क्रिएट करने में हेल्प किया, ठीक है, उसको नई शेप देने में हेल्प किया। जब व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया, जब मैनचेस्टर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भारत में अपना कपड़ा बेचना शुरू किया, तो वे कपड़े के जो बंडल थे उन पर अपना लेबल लगा देते थे। लेबल का फ़ायदा ये होता था कि जितने भी खरीदार जो होते थे वो खरीदारों को कंपनी का नाम और उनका जो प्रोडक्ट था उसकी जगह पता चल जाती थी। लेबल से ही चीज़ों की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था तो जो खरीदार थे, खरीदारों को कपड़ा खरीदने के लिए में किसी भी तरह का डर
नहीं होता था। ठीक है, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके के कुछ लेबल लगा दिए जाते थे, जैसे कि 26 यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा जो मैनचेस्टर लेबल्स हैं वो कैसे हैं। इमेज ऑफ न्यूमलेस इंडियन गॉड, बहुत सारे लेबल पे क्या होता था, बहुत सारे इंडियंस गॉड और गॉडेस की फोटो, जैसे कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, जो हमें आर शोन इन द इम्पोर्ट कोदर क्लोज। और ये हमें क्या थे, जो हमारी कॉटन क्लोथ्स हैं उनकी इम्पोर्टेड किया जाता था, लेबल होते थे अप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मार्केट, और मार्केट में जो उनकी क्वालिटी थी उसका भी पता चल जाता था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 26B में महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, और उनके महाराजा रंजीत सिंह के लेबल पर जो महाराजा रंजीत सिंह है उसका चित्र लगा होता था। और ये जो हिस्टोरिक फिगर आर यूज टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट, और जो इस तरह के हिस्टोरिक पिक्चर है उसको क्रिएट करने का एक उनका क्या एम था कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के खिलाफ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या दिखाएं, रिस्पेक्ट दिखाएं। बट लेबल डिड नॉट कैरी वर्ड एंड टेक्स्ट, जो लेबल होते थे वो वर्ड या टेक्स्ट में नहीं होते थे, उन पर तस्वीर भी बनी होती थी। ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बनाया हुआ था। अगर हम पुराने लेबल को देखें तो उनसे हमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सोच के बारे में, उनके हिसाब किताब और लोगों को वो अपनी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते थे, उस तरीके का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन लेबल पर क्या होता था, जो इंडियन देवी देवता, गॉड गॉडेस जो है उनकी तस्वीर होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने जो निर्माता थे, जो प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, यानी जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे, वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी यही चाहता है कि आप उन लोगों की बनी हुई चीज़ों को खरीदें। अगर कृष्ण या सरस्वती की तस्वीर का तो फ़ायदा ये होता था कि विदेश में बनी चीज़ भी भारत में अपनी जानी पहचानी सी लगती थी। यानी अगर किसी लेवल पर सरस्वती या फिर कृष्ण की फ़ोटो लगा दी है तो वो तो लोग ये समझते थे कि ये भारतीयों की मतलब जानी पहचानी सी लगती है। 19 सेंचुरी के लास्ट में हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब उन्होंने कैलेंडर बनाने शुरू कर दिए थे। जो न्यूज़पेपर थे या जो मैगजीन्स थी उनको तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे। अनपढ़ लोग भी कैलेंडर को पढ़ सकते थे। चाय की दुकान पर, ऑफिस में, मिडिल क्लास के जो घरों में कैलेंडर हमेशा हर जगह लटके रहते थे। और इन कैलेंडर को लगाते थे वे जितना जो एडवर्टाइजमेंट को हर रोज़ यानी पूरे साल उन्हें वही एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते थे। ये जो कैलेंडर थे, इन कैलेंडरों में भी नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से ये देवी देवताओं की तस्वीर है। ठीक है, यह भगवान कार्तिक जो यहाँ पर सनलाइट साबुन का कैलेंडर है 1934 में। यहाँ पर विष्णु भगवान आसमान में रोशनी लाते दिखाई दे रहे हैं कि यानी ये जो साबुन है, ये साबुन इस तरीके से रोशनी ला सकती है। ठीक है, तो ये दिखाने की कोशिश की है। देवी देवताओं की तस्वीर जो होती थी वो पूरी तरीके से व्यक्ति या जो एम्पीरियर जो होते थे या जो नवाब होते थे, नवाब की तस्वीर भी विज्ञापन पर या में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। इनका संदेश ज़्यादातर ये होता था कि अगर आप किसी शाही परिवार से या व्यक्ति से का सम्मान करते हैं तो आपको इन प्रोडक्ट का भी सम्मान करना चाहिए। यानी ये जो प्रोडक्ट है इनको आपको यूज़ करना चाहिए। और इन प्रोडक्ट को राजा इस्तेमाल करते थे या उससे कोई भी रॉयल जो निर्देश से बनाया जाता था तो उसकी क्वालिटी पर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकता था। When India manufacturer advertised the next message was clear and loud, लेकिन जब भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, मैन्युफैक्चरों की तरह बहुत जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे, जो सम्राट थे या नवाब थे, उनकी भी तस्वीर को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में या कैलेंडर में
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। उनका जो संदेश था, उनका संदेश अक्सर ये होता था कि अगर आप शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट का भी सम्मान करना चाहिए। अगर इस प्रोडक्ट को राजा इस्तेमाल करते हैं तो उसे राजा की आदेश से ही बनाया गया है और उसकी गुणवत्ता पर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसकी क्वालिटी पर कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकता। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड। जब जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने बहुत सारे जब एडवर्टाइजमेंट बनाए तो उनमें नेशनलिज्म का जो मैसेज था वो साफ दिखाई देता था। इसका मतलब ये था कि अगर आप अपने देश की परवाह करते हैं तो आपको इन चीज़ों को खरीदना है जिन्हें बाहर लोगों ने ही बनाया है। और ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट है ये हमारे स्वदेशी यानी हमारी कंट्री के नेशनलिज्म, जो कंट्री में नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट है, उनके मैसेज को का एक वाहक है। ठीक है, उनके मैसेंजर बन गया है, वो उनका मैसेज देने वाला बन गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मील में यहाँ दिखाया गया है कि देवी जो है वो मील में बने कपड़े ले रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देवी जो है इन लोगों को कपड़े दान कर रही है और इसका मतलब कि लोग जो है वो भारत से बने कपड़े का यूज़ करने का आह्वान कर रही है देवी इनसे। ठीक है, clearly the conclusion clearly the age of industries has meant major technological changes। हम जो है बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एज था वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उसमें चेंजेस आए, नई नई फैक्ट्री आने लगी, नई नई जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल जो लेबर फोर्स जो थी वो भी अब एक उनका भी अलग अस्तित्व बना, वो भी सामने आई। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का जो प्रोडक्शन था वो भी हमारा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है उसमें एक उसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हिस्सा है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।